तो भाई आज हमने पढ़ना है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये टॉपिक पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 90 से 80% चांस है कि ये टॉपिक पेपर में आए, तो आपने बिल्कुल भी इस टॉपिक को नहीं छोड़ना। मैंने आपको डेरिवेशन करानी है, ठीक है, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन, फिर इसी फॉर्मूले की मदद से दूसरे फॉर्मूले की डेरिवेशन करानी है। मैंने आपको दो न्यूमेरिकल कराने हैं, एक वर्क एग्जाम्पल में है, एक सेल्फ असेसमेंट में है। वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल भी नहीं इसे स्किप करना, वरना 5 से 10 नंबर आपके इस टॉपिक से कट सकते हैं और बहुत आसान टॉपिक है। अच्छा, अब आप क्या बताया क्या जा रहा है इस टॉपिक में, सबसे पहले ये देख लो। भाई देखो, इस टॉपिक के अंदर आप जो है एक कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस निकालोगे, और वो कैपेसिटर किस तरह का है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये टॉपिक बहुत सिंपल है। इस टॉपिक में क्या बताया जाएगा आपको कि आपके पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में दो पैरेलल प्लेट है, और कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाएगी ये आप इसमें काम करोगे, ठीक है। यानी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालोगे। अब सवाल आता है कैपेसिटेंस क्या होती है। भाई देखो, कैपेसिटेंस आपके पास ये चीज़ है कि कोई भी कैपेसिटर कितना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। सही है। आपके मोबाइल में स्टोरेज होती है ना, कि आपके मोबाइल में 16 GB है या 128 GB है या 500 GB है, तो वो GB क्या बता रही होती हैं कि आपकी मोबाइल में कितनी स्टोरेज है ना। इसी तरह से कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा ये कौन बताएगा, कैपेसिटेंस। अब कभी नहीं भूलना ज़िंदगी में, बहुत अच्छी एग्जांपल दे दी है मैंने, ठीक है। अब इस कैपेसिटेंस को आपको निकालना भी तो पड़ेगा ना, कि भाई अगर मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू बढ़ाऊँ तो पहले मुझे पता तो होना चाहिए इसकी वैल्यू है क्या, जब भी तो बढ़ा पाऊंगा। तो आप इस कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालोगे कैपेसिटर में, ठीक है। ये आपके पास मौजूद है, ये पूरी डायग्राम एक कैपेसिटर की है। ये क्या है आपके पास, ये एक कैपेसिटर है। अब ये कैपेसिटर किस तरह का है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यानी इस कैपेसिटर के अंदर दो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनकी वजह से चार्ज स्टोर हो रहा है, या इनमें चार्ज स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब आपको ये शायद डायग्राम थोड़ी अजीब सी लग रही हो क्योंकि ये 2D बनी हुई है। बेसिकली दोनों प्लेट एक दूसरे के ऐसे आमने सामने हैं, ठीक है। ये दोनों प्लेट एक दूसरे के ऐसे आमने सामने हैं। एक प्लेट से पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, एक प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जुड़ा हुआ है। बहुत प्यारी बात समझ आ गई, ठीक है। चलो देखो, ये हो गई बैटरी आपकी, ये हो गई आपकी बैटरी, ठीक है। ये आपके पास हो गई प्लेट्स, ये हो गई आपके पास प्लेट। ये दोनों प्लेट कंडक्टर हैं, तो मैं यहां लिख देता हूं प्लेट्स आर कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी, यानी अगर इसमें से हम करंट गुजारने की कोशिश करें तो करंट गुजरेगा, ठीक है। ये कंडक्टर है। अच्छा, अब ये दोनों प्लेट एक दूसरे से बिल्कुल मिली भी नहीं है, शायद बोर्ड पे आपको ऐसा नजर आ रहा हो। ये दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर हैं, एक डिस्टेंस पर हैं, तो उस डिस्टेंस को यहां पर कहा जाता है डी। क्या कहा जाता है, डी। अच्छा, अब इन प्लेट का कोई एरिया है, उसको कहा जाता है ए, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, जितना एरिया प्लेट 1 का होगा, A1 ले लो, उतना ही एरिया प्लेट 2 का होगा, A2 ले लो। तो A1 इक्वल टू A2 है, जिसे आप सिर्फ A कहोगे। बात समझ आ गई, यहां कंफ्यूजन होती है इसलिए समझा दिया। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट कितने दूर दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों लाइन कितनी दूर दूर है, इसी तरह से दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर दूर हैं। बैटरी हो गई, बैटरी क्या दे रही होगी, आपका वोल्टेज दे रही होगी। बैटरी के वोल्टेज देने की वजह से यहाँ पर जो है वो स्टोर होगा चार्ज, ठीक है। अब यह नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ से जोड़ा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल जिस प्लेट से जुड़ा हुआ होगा उस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टर्मिनल जिस प्लेट पर होगा उस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज। एक और बात, यहाँ पर Q प्लस में स्टोर हुआ, यहाँ पर Q नेगेटिव में स्टोर हुआ, लेकिन Q प्लस इक्वल होगा Q माइनस के मैग्नीट्यूड में। नेचर में बेशक दोनों अलग अलग हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होंगे। अगर प्लस वाला Q 4 माइक्रोकूलम का है, यानी 4 माइक्रोकूलम का है, तो नेगेटिव वाला Q भी 4 माइक्रोकूलम का होगा। बात समझ गए। अच्छा, अब देखो, यहां पर जब पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, यहां पे बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, ठीक है। क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से डेरिवेशन करनी है मैंने, तो यहां मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। चलो बात समझ आ गई, अब सारी चीजें आ गई हैं आपके पास। एक और बात याद रखना,
इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ कांस्टेंट होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सेम, ऊपर नीचे निकालो सेम, उसकी वजह सेम चार्ज स्टोर हो रहे हैं और दोनों प्लेट्स का एरिया भी सेम है और सब कुछ हम सेम रख रहे हैं, इसलिए ऐसा सेम काम हो रहा है। पैरेलल क्यों कहा जा रहा है, पैरेलल प्लेट्स क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों प्लेट एक दूसरे के इस तरह से आमने सामने हैं। चलो ये हो गया। अब एक चीज़ पढ़ते हैं, चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर एक लफ्ज़ आ रहा है आपके पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या जिसे आप चार्ज डेंसिटी भी कहते हो, ये पहली बार आ रहा होगा। डेंसिटी पढ़ा है आपने, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट ले लेता हूँ अपनी, क्योंकि अब यहीं से डेरिवेशन आगे निकलेगी। अच्छा, अब वर्डिंग में क्या लिखना है वो बता देता हूँ, फिर चार्ज डेंसिटी को भी बता देता हूँ, क्योंकि वर्डिंग भी हो जाए ना, अच्छी बात हो जाएगी। देखो, जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन करी भाइयों और मेरी बहनों, वही यहाँ पर लिखी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेटेलिक प्लेट। मेटेलिक का मतलब क्या है, कंडक्टर होंगी प्लेट्स, और पैरेलल होंगी, एक दूसरे के आमने सामने होंगी, और दो प्लेट्स होंगी। चलो बात क्लियर हो गई। ऑफ इक्वल एरिया, दोनों का एरिया भी सेम होगा। चलो बात क्लियर हो गई। विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे से दूर होंगी, वो डिस्टेंस कितना होगा, डी होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। एज शो इन फिगर, फिगर आपके भाई ने बना दी। बोथ पैरेलल प्लेट्स कैरिंग चार्ज, दोनों पैरेलल प्लेट क्या रखेंगी, चार्ज रखेंगी, क्योंकि आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखी है। ये आपके पास एक वोल्ट प्रोवाइड करने वाली बैटरी है, ठीक है। चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू, लेकिन नेचर अब चेंज होगी, यानी एक तरफ पॉजिटिव क्यू, एक तरफ नेगेटिव क्यू। देखो, अगर नेचर के हिसाब से ले रहे हो तो ये बात गलत है जो मैंने लिखी है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से ले रहे हो तो ये बात ठीक है जो मैंने लिखी है, ठीक है। ये याद रखना। रिस्पेक्टली का मतलब क्या है कि ये पहली प्लेट हो गई क्यू प्लस में और दूसरी क्यू नेगेटिव में। अब आ गई आपकी वही बात, सरफेस चार्ज डेंसिटी। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इस साइन को बोला जाता है सिग्मा। ये होती है आपकी ये, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है आपके पास, सिंबल क्या है इसका, SYMBAL, सिंबल ये हो गया। और इसको क्या कहते हो आप, सिग्मा रूल होते हैं ना भाई लड़कों के, ये वही सिग्मा है, ठीक है। अच्छा, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी होती क्या है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास ये चीज़ होती है, कितना चार्ज स्टोर हुआ पर यूनिट एरिया में। ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है, कितना चार्ज स्टोर हुआ पर यूनिट एरिया में। इसका फॉर्मूला देखो। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये चार्ज हो गया और ये एरिया हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एरिया लिया 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वायर का। अब इस 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज स्टोर हुआ, इसी चीज़ को कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिंपल डेंसिटी क्या कहते हो कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर वॉल्यूम में कितना मास है। सिंपल ये बात करते हो ना, क्या होता है m/v। यहाँ पर बस चार्ज आ जाता है उसकी जगह पर कि कितना चार्ज मौजूद है कितने एरिया में। उधर बेशक डेंसिटी में वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ एरिया रखा जाता है। इसको ज़रा सेपरेट रखना आप अपने लिए, ठीक है। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूला देखना चाहो, इसका फॉर्मूला बेसिक इन्होंने आपके मतलब बुक में लिखा हुआ भी है, उससे भी आप इसे देख सकते हो। अच्छा, तो यहाँ से आपकी डेरिवेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखो बुक में जो डेरिवेशन लिखी हुई है ना, अगर आपने वो लिखी एज इट इज़, मुझे भी लिख के दोगे ना, मैं 5 में से 3 नंबर दूंगा या 2 नंबर दूंगा। वजह क्या है, इनकम्प्लीट लिखी हुई है, डायरेक्ट लिखी हुई है, और टू द पॉइंट है वो, उसमें चीज़ें समराइज हुई हुई हैं, वो डिटेल नहीं है। आपको डिटेल बतानी होगी, आपको पता होना चाहिए कि काम पीछे हुआ क्या था। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलकर दूसरे में जा रही है, तो क्या चीज़ आया होगा यहाँ पर, फ्लक्स आया होगा। फ्लक्स यही है ना कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है, कितने एरिया में से फ्लक्स होता है। यहाँ पर है फ्लक्स, तो हेयर हम यहाँ यूज़ करेंगे फ्लक्स कॉन्सेप्ट। अब फ्लक्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पर इतनी बात लिख रहा हूँ। फ्लक्स क्या होता है आपके पास, कितना मेरे भाई पास हुआ फाई, कितना मेरे पास पास हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया में से। अब आप बोलोगे सर डॉट क्यों नहीं लिया, डॉट इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि वो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। उसकी वजह क्या है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्लेट्स पैरेलल हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई और यूं निकल गई, तो ये इस तरह का एंगल बन रहा है, किसमें, प्लेट के दरमियान में और इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वेक्टर एरिया आ जाए तो इस तरह का होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसको क्या करना है, इसको हमने मजीद ड्राइव की तरफ लेके जाना है। हमको क्या करना होगा, फ्लक्स इधर आ गया,
ई क्यों लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक है, ए और ई, ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब गॉस लॉ याद है, गॉस लॉ में क्या कहता था, हेयर वी यूज गॉस लॉ, हेयर वी यूज, ये बात नहीं लिखी गई लेकिन ये गॉस लॉ था यहाँ पर, गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस में से फ्लक्स है तो उसे आप कैसे निकाल, वो क्या होगा, मतलब अगर किसी क्लोज सरफेस में अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो कि उस पर चार्ज क्या है और उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, इस तरह निकाल सकते हो। पढ़ाया था गॉस लॉ। देखो अनफॉर्चुनेटली गॉस लॉ आपको नहीं पढ़ाया गया बहुत डिटेल में जाकर, पूरा टॉपिक इसका नहीं था बुक में, तो ये समझ लो। और वैसे भी यही चीज़ें गॉस लॉ में कोई नया नहीं बता रहा, ठीक है, ये बहुत थोड़ा फ्लाइट ले गया है हमारा गॉस लॉ, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, हेयर वी यूज गॉस लॉ, ठीक है, ये गॉस लॉ आ गया हमारा। अब गॉस लॉ को मैं ऊपर पुट कर दूंगा, ऊपर कहाँ पुट करूंगा, उस फाई की जगह, उस फ्लक्स की जगह पुट करूंगा, तो E इज इक्वल टू, अब ये आपको लिख के दिया हुआ उन्होंने डायरेक्ट बुक में, E इज इक्वल टू, ठीक है, तो फ्लक्स ऊपर चला गया तो Q E नॉट अपॉन A। अब देखो A रेसिप्रोकल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू Q E नॉट A, ठीक है, ये यहाँ से डेरिवेशन बुक में शुरू की उन्होंने। क्या ये फेयर है, ये बात सही है? मैं आपको ABCD पढ़ाऊँ डायरेक्ट F से, तो क्या आपके लिए अच्छी बात होगी? नहीं ना, क्योंकि भाई वो तो ABCD भी तो बीच में आती है ना, वो भी तो। अच्छा चलो ये आ गई, ये बात आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहकर आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। अब देखो हमने क्या अप्लाई किया है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हियर वी यूज पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला, गर्मी आ गई है भाई, ठीक है, हेयर वी यूज पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला। अब क्यों पोटेंशियल डिफरेंस यूज कर रहा हूँ, इधर आओ भाई, जरा बात सुनो, कहाँ रह जाते हो, बात सुना करो। ये बैटरी अप्लाई की है, बैटरी अप्लाई करने की वजह से क्या आया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा ना एक। क्यों आया पोटेंशियल डिफरेंस, एक जगह हाई पोटेंशियल है एक जगह लो पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस बना होगा। फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है, V इज इक्वल टू ई, वी इज इक्वल टू वैसे तो आपके पास होता है W अपॉन Q, लेकिन वो वाला नहीं, ड्राइव वाला बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें आती हो, तो V इज इक्वल टू ई डी। अब यहाँ भी डॉट आता है, लेकिन मैंने बताया पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से ये मैक्सिमम होगा यहाँ पर पोटेंशियल आपके पास, ठीक है। अच्छा अब मुझे D वहाँ नहीं चाहिए, इधर चाहिए, तो V अपॉन डी इक्वल टू ई, ठीक है, ये आपके पास जो है वो आ गया। अब यहाँ पर आपने जो है वो क्या करना है, यहाँ पर आपने जो है वो V की जगह पर कुछ पुट करना है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में V देखो यहाँ नहीं है कहीं भी मौजूद, E को हटाना पड़ेगा। अब ज़रा मुझे बताओ कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला पढ़ाया था सबसे पहले टॉपिक में, Q इज इक्वल टू CV, तो हेयर V, अब देखो मैं बार बार हेयर लिखे जा रहा हूँ, इसे हटा दूँ वरना वर्डिंग अच्छी नहीं लगेगी। तो वी यूज कैपेसिटर फॉर्मूला, वी यूज कैपेसिटर फॉर्मूला। अच्छा कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, या वी यूज चार्ज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटर, ये कर लो ताकि वर्डिंग थोड़ी और अच्छी हो जाए, ठीक है। वी यूज CHARGE चार्ज, स्टोर STOR स्टोर फॉर्मूला इन कैपेसिटर। देखो मैंने भी रट्टा नहीं लगाया हुआ है, रट्टा लगाया हुआ होता तो बुक से करा रहा होता, तो आप भी रट्टा नहीं लगाओ, समझो क्या बता रहा हूँ। Q इज इक्वल टू CV, यही पढ़ाया था। Q क्या है, चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर, C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है वोल्टेज, ठीक है, जो आपने अप्लाई करा है। अब ये चीज़ हमारे लिए इजाफी हो गई है तो इसे हम रिमूव कर सकते हैं, और ये आप लिख चुके होंगे मुझे उम्मीद है। अगर नोट्स खुद बना रहे हो अच्छी बात है, खुद बनाओ, मैं भी खुद बनाता हूँ नोट्स, ठीक है, नोट्स बनाया करो, बुक से पढ़ा करो, नोट्स बना लिया करो सुनकर टॉपिक। अच्छा तो अब इसको पुट कर देते हैं ऊपर, लेकिन पहले V के लिए सेट करा देते हैं, तो Q अपॉन C इक्वल टू V, इसको इक्वेशन का नाम दूं, चलो दे देता हूँ, 2 दे दिया मैंने, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 2। अच्छा देखो अभी याद रखना, मैं इन दोनों प्लेट के दरमियान सिर्फ एयर को डाइलेक्ट्रिक लेके चल रहा हूँ।
कैपेसिटर के दरमियान डाइलेक्ट्रिक आता है, जो कि अभी पूरा टॉपिक है हमारा, आज ही पढ़ना है, अभी अभी ही इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जो डाइलेक्ट्रिक है ना वो एयर है या फ्री स्पेस है, ठीक है। एयर और फ्री स्पेस अलग अलग होता है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद हर चीज़ की परमिटिविटी वैक्यूम से ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सर मैं पुट करूँगा तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू क्यू सी, क्योंकि देखो ना V की जगह पे QC आ गया और डिवाइड में D आ जाएगा। रेसिप्रोकल ऊपर ही ले जाओ, देखो यहाँ 1 होगा तो क्या हो जाएगा QCD, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं अगर किसी बच्चे से कहूँ कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर कर दो, तो कोई मसला है, कोई परेशानी है? हेयर E, हेयर वी हैव E, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने आपको बता दी थी। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3, चलो मिटा देते हैं, ठीक है। चलो तो हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, Q अपॉन E नॉट ए, ठीक है। और यहाँ से क्या आ गया, Q अपॉन CD, ठीक है। Q से Q कैंसल, सेम Q है, ठीक है। अच्छा अब चाहिए क्या था, C को उधर ले जाओ, E नॉट A को उधर ले जाओ। अच्छा बुक में इन्होंने पहले E नॉट लिखा हुआ है ना, हाँ E नॉट को पहले लिखा हुआ है, तो मैं E नॉट पहले लिखता हूँ और A और D। चलो इसी बात पे सब्सक्राइब वगैरह कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब ठोक दो, लाइक पे बैठ जाओ, कमेंट कर दो, जो करना है करो, लेकिन अप्रिशिएट करा करो भाई। अप्रिशिएट इसलिए करो ताकि वो भाई हौसला बनता है ना, इसलिए। तो ये ड्राइव करना था, हो गया ड्राइव। देखो कितना सिंपल है, सारी चीज़ें पता चल गई कि कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ पर क्या नहीं हुआ, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब चलते हैं इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, इस टॉपिक को करते हैं इसी के साथ, ठीक है। ये इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, एसपी आता भाई, एसपी लगा लो। चलो अब हमने क्या ड्राइव करना है, अब हमने वो नहीं पढ़ा था C नॉट अपॉन C, वो ड्राइव करना है। ER इज इक्वल टू C नॉट अपॉन C, ये ड्राइव करना है। देखो ये बात तो सारा समझ में आ गया ना, ये फंडा क्या चल रहा है। अब यही चीज़ आगे यूज होकर ये वाली चीज़ ड्राइव होगी। अब देखो मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है भाई। देखो इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक क्या है, मैं भी ज़रा बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, टेंशन नहीं लो भाई, अभी ठीक करके देता हूँ। अच्छा देखो अब होता क्या है, ऐसा समझ में आएगी बात, आप बोलोगे सर मज़ा आ गया। चलो ये देखो, ये आ गई क्या, ये आ गई आपके पास 2 पैरेलल प्लेट्स। अब ये वोल्टेज से कनेक्ट होंगी, वो मैं नहीं बना रहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हम समझ चुके हैं। अब सिर्फ प्लेट का फंडा है यहाँ पर, और जो हो रहा होगा इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, समझ में आ रही है बात कि पैरेलल प्लेट्स के दरमियान आपने कोई डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल लाके रख दिया है, जिसके रखने से क्या हो रहा है, आपकी कैपेसिटेंस बढ़ रही है। समझ रहे हो मेरी बात, कैपेसिटेंस बढ़ रही है। एग्जाम्पल दूं, चलो देता हूँ। आपने किसी को जल गया, हाथ जल गया, आपने उस जली हुई जगह पर लाकर रख दिया कोई मरहम, टूथपेस्ट, पानी, तो उससे क्या होगा, हर किसी के साथ ये ज़िंदगी में तो कभी हुआ ही होगा, तो उससे क्या होगा, इंसान को राहत पहुंचेगी, सुकून बढ़ेगा, टेंशन कम होगी, है ना। इसी तरह यहाँ भी है, आपने बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम ला के रख दिया है। डाइइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, इंसुलेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, ठीक है। वो आपने बीच में ला के रख दिया। अब देखो बेशक इलेक्ट्रिक मतलब बेशक आपके पास वो है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब मैं ज़रा बताता हूँ ये फंडा क्या है। समझ लो आपके पास कोई भी एटम है, उस एटम में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ पर एटम की बात कर रहा हूँ, आयन नहीं लेना। आयन में ऐसा नहीं होता कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ये आयन में नहीं होता। ये सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट एटम के अंदर है। समझ लो आपने यहाँ एटम ला के रख दिया, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी है, एटम के पास प्रोटॉन भी है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ होगा, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, एटम के पास प्रोटॉन भी होगा, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा,
ठीक है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन भी होगा और एटम के पास प्रोटॉन भी होगा। हाँ सही है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये प्लेट किससे कनेक्ट है, वोल्टेज से कनेक्ट है। वोल्टेज से कनेक्ट होने की वजह से क्या हुआ होगा, चार्ज स्टोर हुआ होगा, ठीक है, चार्ज स्टोर हुआ होगा। समझ लो ये प्लेट पॉजिटिव से कनेक्ट है, ये प्लेट नेगेटिव से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, आपके पास चार्ज जो है वो स्टोर हुआ है, तो इसको बोल देते हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो डाई इलेक्ट्रिक में एटम थे ना, उनमें पॉलराइजेशन हो गई। पॉलराइजेशन क्या हो जाना, कहते हैं ना माशरे में पॉलराइजेशन नहीं आनी चाहिए, माशरा पॉलराइज नहीं होना चाहिए। पॉलराइज नहीं होना चाहिए से क्या मुराद है कि ऐसा नहीं हो कि ग्रोह बन जाए, कि एक तरफ सोच रखने वाले एक तरफ हो जाए, दूसरी तरफ सोच रखने वाले दूसरी तरफ हो जाए। इस तरह से माशरे में तकसीम बढ़ती है। इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि अगर पॉलराइज हो गई है चीज़ तो क्या होगा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव प्लेट जो है ना, वो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर से जो नेगेटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और इस तरफ सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे जो बनाता हूँ अभी मैं, और इस तरफ ये नेगेटिव प्लेट होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज उस तरफ निकल जाएंगे। आ जाओ ज़रा देखो मेरी बात, ज़रा मेरी बात सुनो। यहाँ पर ये होगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, देख रहे हो सारे नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए, यानी पॉलराइजेशन हो गई। ये काम करता है डाइलेक्ट्रिक। अब जब ये काम हुआ, इस काम के होने की वजह से कैपेसिटेंस बढ़ गई। जैसे नफरत बढ़ जाती है ना पॉलराइज होने की वजह से माशरे में, इसी तरह से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है पॉलराइजेशन की वजह से, ठीक है। देखो बहुत सारी चीज़ें एनालॉजीज होती हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, देख रहे हो क्या तरतीब बनी कि आपके पास सारे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ गए और सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए। ये पॉलराइजेशन हुई, और ये क्यों हुई, क्योंकि आपने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया प्लेट्स के दरमियान, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। अब ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कौन सा हो सकता है, देखो मटेरियल का लफ्ज़ जब भी इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका मतलब है कि उस नेचर का, डाई इलेक्ट्रिक के नेचर का कोई भी मटेरियल। कौन कौन सा मटेरियल डाई इलेक्ट्रिक होता है, पॉलीथीन, एयर, वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर और वुड, इसके अलावा प्लास्टिक, पॉलीथीन प्लास्टिक की बात होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो बहुत सारे मेटल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है, जो कि डाई इलेक्ट्रिक नेचर में पाए जाते हैं, जिससे करंट कंडक्ट नहीं हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ। अब इस चीज़ की वजह से होता क्या है कि जो कैपेसिटेंस है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परमिटिविटी के, पर रिलेटिव परमिटिविटी के। अब फिर सर आपने रिलेटिव परमिटिविटी ले आया, क्या होता है ज़रा देखो मेरी भाई, कोई टेंशन नहीं लो। सर हेयर वाई आर यू फेयर, चलो देखो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या पढ़ाया था, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी आपको बताती है कि कोई भी मटेरियल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अब्जॉर्व कर रहा है। तो जो ये आपने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है लाकर, ये क्या चालाकी करेगा, ये चालाकी करेगा कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को खा लेगा, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अब्जॉर्व कर लेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्जॉर्व कर देने की वजह से यहाँ पर आपके पास और चार्ज आने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी इस प्लेट में, ठीक है। तो इसीलिए परमिटिविटी अगर कोई पूछ ले क्या होता है, रिलेटिव हो या जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस तो आपके पास एक फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी किसी भी मटेरियल की हो सकती है, लेकिन काम दोनों में क्या हो रहा है कि ये जो परमिटिविटी होती है ये आपको बताती है कि किसी भी मीडियम ने, या जो भी मीडियम आपने रखा है उसने कितनी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जॉर्व कर लिया है। फॉर एग्जांपल अभी गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है, नज़र भी आ रहा हो शायद, ये नहीं आ रहा होगा, कैमरा नहीं दिखाता ये चीज़ें, तो वैसे तो कहते हैं कैमरा सब कुछ दिखा देता है, लेकिन ये नहीं दिखा पाता। तो होता क्या है कि गर्मी आती है, मेरा जिस्म क्या करता है, मेरा जिस्म गर्मी को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी जो हीट है बाहर मौजूद है उसे अब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से मेरे जिस्म का टेम्परेचर और बढ़ता है और ये पसीना निकलना शुरू हो जाता है। सर्दी में नहीं होता,
तो इसी तरह से भाई यहाँ भी तो हो रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, सामने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अब्जॉर्ब करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब्जॉर्ब करेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। बात समझ में आ गई है? चलो ठीक है, अच्छी समझ आई ना बात। अब आ जाओ जरा यहाँ बात करते हैं, फॉर्मूला क्या स्टोर किया, फॉर्मूला क्या किया था हमने, डेरिवेशन शुरू करते हैं। अच्छा एक और बात बता दूं कि अगर वो ये पूछ ले ना, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन कैपेसिटर, तो आपने क्या करना है, आपने क्या करोगे, देखो फिर उस तरीके में ना, उस तरीके में ये फॉर्मूला लिखना और डेरिवेशन कर डालना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पार्ट आपसे मांगा है। लेकिन अगर वो पहला पार्ट मांगे कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पहले ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करना, उसके बाद जो मैं अब करा रहा हूँ वो करना, ठीक है। चलो यूज द फॉर्मूला ऑफ, यूज द फॉर, ये देखो बिल्कुल मैं सिंपल वर्डिंग लिख रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं लिख रहा। चलो मैं इसको थोड़ा सा वर्डिंग में लिख देता हूँ। Here we have dielectric material between the plate, सही है। We can find it with the help of this formula, दिस नहीं, दिस एक ही फॉर्मूला है भाई, दिस फॉर्मूला। चलो लिख दिया जल्दी जल्दी। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है C इज इक्वल टू ई नॉट ए अपॉन डी। अच्छा देखो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को भी एक्सप्लेन कर दूं। कैपेसिटेंस आपके पास तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है इस फॉर्मूले के मुताबिक, अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, सिंपल बात है, सेम समझ में आने वाली बात है। जितनी बड़ी देग लोगे उतनी ज़्यादा बिरयानी बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं 50 किलो की देग लेके 5 किलो की बिरयानी बनाओ, उसमें बनाओगे तो मेरे ख्याल से ख़राब हो जाएगी क्योंकि हीट इतनी मिल जाएगी उसको, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल एरिया मज़ीद बढ़ा देता हूँ, एरिया मज़ीद बढ़ा देता हूँ तो और चार्ज आ गया, एरिया मज़ीद बढ़ा देता हूँ तो और चार्ज आ गया, ठीक है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी, देखो मैंने यहाँ बता दिया था परमिटी और ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी या डाइलेक्ट्रिक जो डाइलेक्ट्रिक है वो जितना जो है वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा। जितना कम डिस्टेंस इनके दरमियान होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बिकम ई नॉट ई आर ए अपॉन डी। ये क्यों हुआ, वजह, वी नीड अ रीज़न, क्यों ऐसा मैंने क्यों लिखा भाई, कुछ तो होगा मेरे दिमाग में जो मैं ये लिखा, क्यों लिखा मैंने ये। इसके लिखने की वजह देखो मेरे भाई, इसके लिखने की वजह देखो, इसके लिखने की वजह देखो। देखो पहले तो सिर्फ मीडियम के तौर पर फ्री स्पेस था, अब आपने डाइलेक्ट्रिक भी डाल दिया, तो पहले तो सिर्फ फ्री स्पेस की परमिटिविटी देख रहे थे, ये क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस क्या मतलब वैक्यूम, ठीक है। लेकिन अब आपने एक वो भी डाला है डाइलेक्ट्रिक, तो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। समझ गया मेरी बात, टेंशन परेशानी वाली कोई बात तो है नहीं। अब ज़रा मेरी बात सुनो, ये आर को ज़रा बाहर करो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वहाँ पर, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। साथ कहते ना यार तुम बाहर हो जाओ, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, तो ज़रा बाहर करो इसे, ई आर को। क्या बचा अंदर, सी नॉट ए अपॉन डी। क्या चीज़ होती है ये, क्या चीज़ है ये। अच्छा एक और मेरी बात, इसको आपने ये लिखना होगा, क्योंकि सी और सी एक ही चीज़ हो गई, तो फिर अलग अलग क्यों लिखा, तो इसीलिए इसको सी नॉट लिखो। यानी ये कैपेसिटेंस जब आपके पास आई है जब कोई आपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बीच में इंट्रोड्यूस करा दिया है, ठीक है मेरे भाई, बहुत प्यारी बात समझ में आई है। चलो ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, ये चीज़ दोबारा क्या बन गई, कैपेसिटेंस ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पुट कर दूँ, ये पता नहीं मेरी आदत में क्यों शामिल हो गया कि मैं इधर बीच में ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सी हो गया, है ना, ये चीज़ सी के बराबर है, यहाँ भी लिखी हुई है आपके सामने मौजूद है, नीचे ले आओ,
सी नॉट सी इज इक्वल टू ई आर, तो ई आर इज इक्वल टू सी नॉट सी। ये आपके पास क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला आपके पास एक रेशो देगा और ये यूनिटलेस रेशो होगा। बल्कि नहीं, यूनिटलेस क्यों होगा इसमें, नहीं बल्कि हाँ यूनिटलेस होगा ना, क्योंकि देखो नीचे भी कैपेसिटेंस, यूनिटलेस। क्यों यूनिटलेस है, यूनिटलेस को भी गलत लिखा देगा। यूनिटलेस क्यों है, ऊपर भी कैपेसिटेंस नीचे भी कैपेसिटेंस, फेराड से कैंसिल, तो ई आर सिर्फ एक रेशो देगा। अब ये रेशो क्या बताएगा, ये रेशो आपको बताएगा कि अगर वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो ई नॉट है यानी जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और सी की वैल्यू कम है। और हमेशा याद रखना, ये बात लिख लो कि सी नॉट हमेशा ग्रेटर आता है सी के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि जब भी आप जो भी मटेरियल रखोगे वो कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। हाँ लेकिन डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कोई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख के बैठ गए और फिर मुझे बोल रहे हो, ये याद रखना, ठीक है, समझ आ गई, ये एमसीक्यूज पे पूछी जाती है बात। तो यहाँ पर आके हमारी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। आई होप अपनी तरफ से 100% दिया है, लेकिन भाई फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं आई हों, कुछ रह गई हों, तो पूछना बताऊँगा इंशाल्लाह, मना नहीं करूँगा, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ यहाँ लिखी हुई भी है, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट capacitance of a capacitor can be increased by filling the space between the plates with dielectric are electrically insulating material that increase the ability of storing charge on the plates of the capacitor। कोई अलग बात बताई इन्होंने, नहीं ना, वही बात बताई ना जो मैंने कहा, क्योंकि मैंने ये पहले ही पढ़ दिया था, तो आपको इन्हीं की बात बता रहा हूँ मैं कि ये एक्सपेरिमेंटली चेक कर लिया है, आप भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करना मत, क्योंकि ये चार्ज करंट वगैरह है तो ख़तरनाक है। ये जब करे जाते हैं तो बिल्कुल सेफ्टी का ख्याल रखे होते हैं, आप नहीं रख कर सकोगे सेफ्टी का ख्याल। तो जब ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो उन्होंने ये चीज़ पाई कि अगर वो बीच में डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ रही है, ठीक है, और इससे कैपेसिटर और चार्ज स्टोर कर पा रहा है। चलो ये बात समझ आ गई। अब हम एक सिंपल सा बल्कि सिंपल से न्यूमेरिकल डालेंगे और फिर जो है वो अलविदा लेंगे आज के लिए, ठीक है। वो कहते हैं ना अलविदा नहीं कहना, तो वो पढ़ाई के लिए कहा जाता है, हम गलत जगह ले जाते हैं। अलविदा नहीं कहने से क्या मुराद है, आपको पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, थोड़ा बहुत मैं हंसी मजाक भी कर लेता हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल बोर ना हो भाई, क्योंकि अगर बोर हो जाओगे तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का, मैं नहीं चाहता। अच्छा हाँ, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल के रेशोस लिखे हुए हैं, जैसे कि देखो ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अच्छा, जो हमने ई आर निकाला था उसको वो बता देता हूँ वो क्या होता है। जो ये हमने ई आर निकाला था ना, इसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, जिसको नाम नहीं दिया था मैंने अभी तक, नाम भी दे देता हूँ। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता है क्या होता है, ई आर इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन सी, ठीक है, ये होता है। अब बहुत सारे मटेरियल का निकाला गया है ये, सबसे पहले वैक्यूम का निकाला, वो 1 आएगा। उसकी वजह क्या है कि ऊपर भी सेम चीज़ आ जाएगी, नीचे भी सेम चीज़, तो कैंसिल होकर 1 आएगा। अच्छा, वैक्यूम के बाद जितने भी हैं उन सबका ज़्यादा ही आ रहा होगा ई आर की वैल्यू। ई आर की वैल्यू निकाली तो बहुत करीब है 1 के, लेकिन 1 से बड़ी है, 1.00006। 2 फिर टेफ्लॉन रखा गया है, मिनरल ऑयल रखा गया है, पॉलीथिलीन रखा गया है, वैक्स्ड पेपर रखा गया है। वैक्स पेपर क्या होता है, आपने देखा हो या ना देखा हो, कभी आपने अगर मोटर में वाइंडिंग होती हुई देखी हो, मतलब आपकी अगर मोटर जल जाए तो जब वो मोटर को खोलते हैं तो वो एक पेपर निकल रहा होता है बीच में से, वो वैक्स पेपर होता है। वो क्या करता है पेपर, वो पेपर जो है इलेक्ट्रिकली सेपरेट करता है चीज़ों को, यानी दोनों तारों को टच नहीं होने देता। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके बीच में वो रख दूंगा तो ये वाला पेन इस वाले पेन से टच नहीं होगा और स्पार्क नहीं पैदा होगा, शॉर्ट नहीं होगा सर्किट, ठीक है, इसलिए रखा जाता है। और इपॉक्सी, पीवीसी आपके पास मतलब वो जो पाइप लगे होते हैं आपके घर में प्लास्टिक के, वो हैं। नाइलॉन, बैकलाइट, मीका, वाटर, बहुत सारी चीज़ें। वाटर की सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पर आपके पास ई आर की वैल्यू। अच्छा चलो न्यूमेरिकल करते हैं, बना देता हूँ डायग्राम वगैरह, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है भाई। दोनों न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उस और भी टेंशन नहीं लेना। वर्क एग्जाम्पल क्या है, 1 ही होगी ये तो, 9.1, हाँ पहली आई है ना। देखो गिवन डेटा, मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल का स्ट्रक्चर समझाया था, गिवन डेटा और टू फाइंड।
अच्छा हाँ, एक और बात कि भाई देखो, आप लोग गैस पेपर ज़रूर बाय कर लो। गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के हैं, उसमें सब कुछ सॉल्व है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी बड़ी अच्छी पेपरों की तैयारी हो जाएगी। 200 रुपये फ़ीस है। तो इजी पैसा नंबर शुरू में डाला होगा मैंने, या किसी और वीडियो से भी ले लेना अगर नहीं है आपके पास। तो गैस पेपर बाय कर उससे तैयारी करो, देखना इंशाल्लाह आखिर में बहुत अच्छी तैयारी होगी आपकी। ठीक है, 200 रुपये फ़ीस है उसकी तमाम गैस पेपर की। कहते हैं अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 प्लेट्स विद एन एरिया। देखो सिंपल बात करते हैं कहने वाले, आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई। ठीक है, अब ये मैंने ना यूँ सामने रख के बना दी है। अगर इसका एक और एंड देखूंगा ना तो ये ऐसे होगी। ठीक है, ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी। ठीक है, अच्छा इसका एरिया जो है वो ए है। ठीक है, इसका एरिया जो है वो ए है। इसके एरिया की वैल्यू आपको दे दी है 0.01 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा प्लेट्स सामने से देखोगे ऐसी नज़र आएगी, थोड़ा सा पीछे जाके देखोगे तो वो इस तरह से प्लेट आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहता है सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। दोनों प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी तो देखें मेरे भाई, d इक्वल टू 0.002 मीटर। ये बड़ा अच्छा काम कर दिया है कि कोई भी चीज़ मिलीमीटर सेंटीमीटर में नहीं है। अच्छा, द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग अ रिलेटिव परमिटिविटी। बात हो गई क्लियर। यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मौजूद है। क्या कॉन्सेप्ट होगा पीछे देख चुके आप बड़े डिटेल में, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डायग्राम पूरी समझ में आई, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ दीज कैपेसिटर। अब ये बता दो कि ये कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे, ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर पाएंगे, बस ये बता दो। कोई लड़ाई नहीं है हमारी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा देखो ज़रा यहाँ देखो, सबसे पहले वैल्यू मुझे ए की दी थी तो वो लिख लेता हूँ 0.01 मीटर स्क्वायर। डायग्राम पूरी क्लियर हो गई है, सवाल क्लियर हो गया है, चल रहा है सवाल। डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट 0.02 मीटर। अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक ई आर दी हुई है। ई आर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, बिल्कुल 4 दी हुई है इन्होंने। ठीक है, अब ये जो बीच में डाइलेक्ट्रिक मौजूद है इसकी ई आर की वैल्यू 4 है। ठीक है, अच्छा अब देखो ई आर है तो इसमें ई नॉट भी होगा, वो होती है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। इसका कोई यूनिट नहीं होगा ई आर का। ठीक है, इसका यूनिट होगा आपके पास, मैं इसमें तो देख लेता हूँ। हाँ ये एक मिनट, इसका यूनिट मेरे ख्याल से सही नहीं लिखा हुआ, फेरेट पर नहीं, इसका यूनिट सही नहीं है। रुको ज़रा इसका यूनिट लिखता हूँ मैं। तो 1/4 पाई ई नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ये इसका यूनिट होगा। ठीक है, देखो मैंने कैसे आपके सामने ड्राइव कर लिया यूनिट, क्योंकि हमने इसे पहले भी पढ़ रखा है। हम इसे मैं दिखा देता हूँ हमने कहाँ पढ़ा है, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए अगर नहीं आ रहा तो। ठीक है चलो मैं बता देता हूँ कहाँ लिखा है। हाँ, इसका जो लिखा हुआ है वो 178 पेज नंबर देखना, उसके ऊपर इसका यूनिट लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर परेशानी हो रही है, टेंशन हो रही है सर क्या लिख दिया आपने ये, ठीक है चलो ये समझ में आ गया ना। अच्छा चलो अब अपने न्यूमेरिकल को आगे लेके चलते हैं। अब सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, बस हमें सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, सी इज इक्वल टू ई नॉट ई आर ए अपॉन डी। ठीक है, अच्छा तो ई नॉट क्या है आपके पास, ई नॉट आपके पास है 8.854 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। मैंने वीडियो में देखा था कि ये 12 थोड़ा सही नहीं दिख रहा होता है, क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो गई है ना इसलिए। अच्छा डी की वैल्यू क्या है 0.01। अच्छा मैंने कुछ कन्वर्ट क्यों नहीं किया किसी में, क्योंकि सब एसआई में दिया हुआ था इसीलिए। डी की वैल्यू क्या है 0.002। ठीक है, तो अब ये सी की वैल्यू आ गई आपकी। चलो कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा भरोसा मुझ पर बढ़ जाए। चलो मोबाइल 4% चार्ज है मेरा। 8.854 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय 0.002
वैल्यू क्या आ रही है, आई थिंक इन्होंने ऐसे ही लिख के दी हुई होगी, 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। और नहीं, थोड़ा हमारी वैल्यू में फ़र्क है, देख लेते हैं कि क्यों फ़र्क आ रहा है, कहीं कुछ गलत तो नहीं डाल दिया हमने। अच्छा 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 अच्छा। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसे वेरीफाई कर लिया है। ये बुक में जो इसका आंसर है ना वो गलत दिया हुआ है, आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लो बुक के मुताबिक। इसका जो आंसर आपके पास बनेगा वो जो बुक में दिया हुआ है वो नहीं बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लो, यहाँ पर ना फेरेट पर मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है। उसकी वजह क्या है, इधर ही से चेक कर लो कि यहाँ पर आपके पास इसका यूनिट निकालना है ना, E0 का यूनिट निकालना है, तो इसका यूनिट क्या है, फेरेट। ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर यानी एक ऊपर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास, E0 का यूनिट क्या आ रहा है, E0 का यूनिट क्या आ रहा है, इस तरह आपके पास यहाँ फेराड है तो F और मीटर। ठीक है, वो फोर्स में समझ रहा था लेकिन वो फेराड लिखा हुआ था। ठीक है, अमूमन फेराड को पूरे ही लिखा जाता है लेकिन उन्होंने वाज़ेह किया हुआ है फेराड को। तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसका जो आपके पास आंसर आ रहा है, मैंने 2-3 बार इसे वेरिफिकेशन खुद भी कर ली है और चेक भी कर लिया है। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या बनता है। तो 8.845 एक्सपोनेंट -12 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय 0.002, तो 1.76 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 फेरेट, ये इसका आंसर मेरे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब भाई अक्सर इस तरह हुआ होता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है करने में, क्योंकि फिर पहले उसको ठीक करो फिर कराओ तो उसमें काफ़ी टाइम निकलता है हमारा। और यहाँ पर वाज़ेह हमारे को लिखा हुआ है कि हमारे पास जो A है वो 0.01 है और वो भी मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो हमारा सही जवाब है। अब इसका सेल्फ असेसमेंट में जो दूसरा मौजूद है वो करते हैं। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट में जो दूसरा मौजूद है उसे कराते हैं। अक्सर ये जो है ना प्रॉब्लम करते हैं भाई, इस तरह से होती है। चलो, ये समझ में आई है ना। अब सेल्फ असेसमेंट में आपके पास एक न्यूमेरिकल है, वो भी आ सकता है पेपर के अंदर, तो उसको भी कर लेते हैं। उसमें एक मज़े की बात यह है कि बहुत सारा डेटा आपको दिया हुआ है, जबकि उसमें सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होगी, आंसर आपके सामने होगा अगर आपने उसे करने की कोशिश करी है तो। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट। ठीक है, खुद से अपने आप को चेक करना। सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, चलो ये नहीं चल रहा है ये मार्कर। अच्छा, गिवन डेटा देखें क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा और टू फाइंड क्या करना है आपने। अच्छा, गिवन डेटा में आपको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स ईच। देखो, 2 आपके पास मेटल की प्लेट है, इन दोनों प्लेट की वजह से क्या आएगा आपके पास, चार्ज स्टोर होगा तो कुछ कैपेसिटेंस बनेगी। अब एरिया कितना दिया हुआ इन प्लेट का, A = 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं इसे कन्वर्ट भी नहीं करूँगा। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों ज़रूरत नहीं है। इन ईच सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, ये दोनों कितने एरिया से सेपरेटेड है, मतलब D की वैल्यू क्या दी हुई है, D की वैल्यू दी हुई है 4 मिलीमीटर। ठीक है, 4 मिलीमीटर। अब कैपेसिटेंस भी गिवन है, कितना चार्ज ये स्टोर कर रहा है, पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, चार्ज कितना स्टोर कर रहे हैं, यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी गिवन है 0.0004 माइक्रो। अब माइक्रो को आप सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हो, माइक्रो फेरेट, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो जैसे इन्होंने लिखा हुआ है माइक्रो फेरेट। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ, अच्छा इन दोनों प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई है, यानी एक बैटरी अप्लाई है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया हुआ है 20,000 वोल्ट। देख रहे हो कितना ज़्यादा दिया हुआ है। इस अप्लाइड कैलकुलेट द, आपने क्या बताना है, कितना चार्ज स्टोर हुआ, बस ये आपने बताना है। ठीक है, चार्ज कितना स्टोर हुआ ये आपने बताना है, सिंपल और कुछ नहीं बताना। अब इधर ज़रा देखो होगा कैसे।
आपके पास डी की वैल्यू कितनी दे दी, इसको भी मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ये भी नहीं चाहिए। सी की वैल्यू कितनी दे दी, 0.0004 माइक्रोफैराड। देखो माइक्रो को इग्नोर नहीं करना वरना आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद ए लिख लिया, डी लिख लिया और वोल्टेज आखिर में दे दिया। अब इन्होंने आपसे सिर्फ चार्ज मांगा है, सोल्यूशन की हेडिंग डालो। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू सी वी। अब मसला ये है, जहाँ से इन्होंने ये न्यूमेरिकल उठाया था ना, उस जगह पर डेटा देकर और भी चीज़ें मांगी गई थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ चार्ज मांगा है। तो इसीलिए जो मज़ीद डेटा है ना, ए और डी, ये भी आ रहा है। ए और डी का यूज़ नहीं है, सिर्फ इससे आपका चार्ज आ जाएगा। तो कितना है, कैपेसिटेंस कितनी दी है, 0.0004। आपको अच्छी तरीके से पता है माइक्रो किसके बराबर होता है, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। मैक्रो का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने माइक्रो हटाकर 10⁻⁻6 लगा दिया, क्योंकि 1 है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कराओगे तो जो चीज़ है वो तो सेम ही रहेगी। तो मेरे पास ये आ गया। अब v कितना दिया हुआ है, 20,000। ये कॉमा लगाया है, पॉइंट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। तो वैल्यू देखते क्या ज़रा आती है हमारे पास। कभी कभार भाई ऐसा हो जाता है कि गलत बुक में होता है, फिर टाइम हमारा निकलता ज़ाया, ठीक है। तो इसको फिर एक ही हल होता है कि मेहनत कर लिया जाए। तो इसका आंसर आ रहा है 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, 8 माइक्रो कूलम, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दी ये बात। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख लो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ बराबर है माइक्रो के। तो देखो मैंने उसकी जगह माइक्रो डाल दिया, ये इसका सोल्यूशन था, ठीक है। अब जो इससे पहले वाला न्यूमेरिकल है उसमें जो है वो आपको पता है आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमने सही किया है। मैं फिर भी वेरीफाई से दोबारा कर लूँगा अपलोड करने से पहले। आई होप ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है क्योंकि ये टॉपिक बड़ा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डेरिवेशन कराई, 2 न्यूमेरिकल कराए, कॉन्सेप्ट क्लियर कराए, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। कुछ ना समझ में आ ज़रूर पूछना, बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर